हम लोगों ने लास्ट क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। हमने देखा था कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, कैसे उनके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका मैग्नेटिक नेचर। लेकिन एक्चुअली वीबीटी ने मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं किया था। वीबीटी के कुछ शॉर्टकमिंग्स थे। पहली चीज कि वीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि आपने जो ऑर्डर डिसाइड किया है, जो आपके पास हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो किस बेसिस पर बनते हैं। एक्चुअली हमने ये देख लिया था कि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, लेकिन आपका ये ऑर्डर वीबीटी ने नहीं दिया था। द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वाज डिसाइडेड बाय सीएफटी। तो जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं था। दूसरी चीज, वीबीटी आपको ये नहीं बता सकती कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। यानी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक नेचर और उसके कलर को वीबीटी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन सब शॉर्टकमिंग्स को कंप्लीट किया आपके पास सीएफटी ने, विच इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनको हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा काम में आती है। इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सो फॉलोइंग आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ बात करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड। हमने जब वीबीटी पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है और क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करती है। ये किसको कंसीडर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को। मतलब ये इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे एक आयनिक बॉन्ड मान के चलती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस थ्योरी कंसीडर्स only electrostatic interactions between the ligand and the central metal atom। आपके पास ये जो थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ किसे कंसीडर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल। दूसरी चीज, इट कंसीडर्स द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम एज पॉइंट चार्ज। ये थियरी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को क्या कंसीडर करती है, पॉइंट चार्जेस। सेंट्रल मेटल एटम को ये क्या मान के चलती है, सेंट्रल मेटल एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये थियरी कहती है आपके पास कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कौन सा चार्ज होता है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्ज। देन लिगेंड्स, लिगेंड्स को ये कैसा मानकर चलती है, इट कंसिडर्ड लिगेंड्स एज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और जब भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक क्लोज में आएगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट होंगे, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो देखो हमने लिगेंड्स दो तीन टाइप के पढ़े हैं। हमने एक तो नेगेटिव लिगेंड्स पढ़े हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। तो जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की, लाइक H2O, तो ये थ्योरी न्यूट्रल लिगेंड्स को क्या मान के चलती है, इट कंसीडर्स द न्यूट्रल लिगेंड्स एज डाइपोल्स। जैसे H2O में क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजन पर मान के चलेगा नेगेटिव चार्ज, जब भी हाइड्रोजन पे क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं तो उनको आपको सिंपली क्या मानना है, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। लेकिन अगर आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसको आप किसकी तरह कंसीडर करोगे, एक डाइपोल की तरह। इस डाइपोल का नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के टुवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद
फिर आपसे ये कहता है कि देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होंगे। अगर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो वो क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंड व्हेन देयर आर रिपल्सिव फोर्सेज इट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम। जब भी आपके पास रिपल्सिव फोर्सेज होंगे तो आपके पास एनर्जी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो एनर्जी को हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। देन नेक्स्ट थ्योरी आपके पास कहती है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द नेगेटिव चार्ज्ड ligand molecules approach the central metal atom। जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा तो जो आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, आपके पास सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके पास जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बताती है, और इसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सो दिस इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फर्दर हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखो क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो हमने पढ़ा है हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, दोज आर dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो dxy कैसा होता है आपके पास, dxy इज एन ऑर्बिटल, d की शेप कैसी होती है, डबल डम्बेल। तो dxy आपके पास वो d ऑर्बिटल होगा जिसकी चारों लोब्स x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। ये कौन सा प्लेन है, xy, तो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हो गया, dxy। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं dyz, तो dyz क्या होगा आपके पास, जिसकी चारों लोब्स कहां लाई करती हूं, yz प्लेन में। सिमिलरली dxz क्या होगा, जिसकी चारों लोब्स कहां लाई करती हूं, xz। तो ये आपके पास 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स कहां लाई करती हैं, देयर लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस। और इन ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों को मिलाकर हम एक सेट बनाते हैं और इस सेट को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। दिस इज अ सेट ऑफ T2G ऑर्बिटल्स। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट। देखो जहां भी डीजनरेट वर्ड आता है आपके पास, डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। सो आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो सिंस ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम, इसलिए मैंने क्या नाम दिया इनको, T2G, दैट इज ट्रिपली डीजनरेट। फिर आपके पास दूसरा सेट आता है ऑर्बिटल्स का, विच इज योर dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की, तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपके पास वो d ऑर्बिटल होगा जिसकी चारों लोब्स x और y एक्सिस के अलॉन्ग लाई करते हैं, यानी तो सिंस यहां पे आपके d ऑर्बिटल की चारों लोब्स कहां लाई कर रही हैं, x एंड y एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए कौन सा ऑर्बिटल आपके पास, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
सिमिलरली आपके पास dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। dz स्क्वायर ऑर्बिटल आपके पास वो ऑर्बिटल होगा जिसकी चारों लोब्स कहां लाई करती होंगी, z एक्सिस के अलोंग। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है, तो dz स्क्वायर की शेप कुछ इस तरह से होगी। ये इसकी एक लोब, ये इसकी दूसरी लोब, थर्ड वन, दिस इज द। तो यहां पे आपके पास जो डबल डम्बेल शेप्ड ऑर्बिटल था उसकी चारों लोब्स किसके अलोंग लाई कर रही हैं, z एक्सिस के अलोंग, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। कहीं कहीं पे आपको dz की शेप कुछ इस तरह से भी मिल सकती है। इसके चारों तरफ हम क्या मान के चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स की रिंग। सो दिस विल बी द शेप ऑफ योर dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स में हम अगर कुछ कॉमन देखें तो इनमें कॉमन क्या है, दैट द लोब्स आर लाइंग अलोंग द एक्सिस। यहां पे जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी लोब्स कहां लाई कर रही हैं, अलोंग द एक्सिस। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनता है इसे हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। ये कौन से होंगे आपके पास, ईजी ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हमने 5 जो आपके डी ऑर्बिटल्स थे, इन पांचों डी ऑर्बिटल्स को हमने 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया। इस सेट को हम कहते हैं T2G, जबकि ये जो आपका सेट है इसे हम क्या कहते हैं, तो 5 डी ऑर्बिटल्स में से आपके पास 2 सेट बने, एक ईजी ऑर्बिटल्स का सेट जहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जिनकी लोब्स कहां लाई करती हैं, अलोंग द एक्सिस। जबकि 3 ऑर्बिटल्स का सेट बना T2G, जिनकी लोब्स कहां लाई करती हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो ये तो पहली बात हुई हमारा क्लासिफिकेशन कि कैसे हमने डी ऑर्बिटल्स को डिवाइड किया, इनको क्लासिफाई किया। फर्दर अब बात करते हैं हम स्प्लिटिंग की। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपसे कहती है कि जब आपका एटम या सेंट्रल मैटर एटम है वो आइसोलेटेड स्टेट में है, आइसोलेटेड का मतलब होता है वो अभी किसी के साथ बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है, उसके आसपास कोई भी लिगेंड उसे अप्रोच नहीं कर रहा है। सो व्हेन द मेटल आयन is in isolated state, that means नॉन बॉन्डिंग स्टेट, वो अभी आपके साथ किसी के साथ बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है। द 5d ऑर्बिटल्स आर degenerate, that is have same एनर्जी। तो जब आपके पास आपका सेंट्रल मेटल एटम कोई बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है, इट इज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड स्टेट, तो आपके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजेनरेट, मतलब पांचों की एनर्जी क्या है, सेम। सो दिस विल बी योर dxy, दिस इज dyz, दिस इज dzx, दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर dz स्क्वायर। अभी पांचों ऑर्बिटल्स क्या हैं, सेम एनर्जी लेवल पर है जब आपका सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है। बट व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, then there will be repulsion between the electron pair of the ligand and the valence electrons of central metal। देखो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए जो मेटल एटम है उसको चारों तरफ से क्या करेंगे, लिगेंड एटम्स अप्रोच करेंगे। इन लिगेंड्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दोज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और इस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, रिपल्शन। और जब भी किसी सिस्टम में रिपल्शन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिपल्शन, अभी हम देखेंगे कैसे रिपल्शंस चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिपल्शन आपके पास ये जो 5 ऑर्बिटल्स का सेट है ये क्या होता है, 2 सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये जो पांचों भी सेम एनर्जी लेवल पे थे ये क्या होते हैं, 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के सेट में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं T2G एंड 3G। तो जब यहां पे रिपल्शन हो रहा है, इस रिपल्शन की वजह से आपके ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अब डिजेनरेट नहीं रहते हैं, ये अपनी डिजेनरेसी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। डिजेनरेसी लूज करने की वजह से ये आपके पास 2 सेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आपके पास स्प्लिटिंग 2 तरह से हो सकती है। जो आपके पांचों डी ऑर्बिटल्स थे ये डिवाइड होंगे 2 सेट्स में। जो 3 ऑर्बिटल्स का सेट है उसे हम क्या कहते हैं, T2G, और जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट है उसे हम क्या कहते हैं। एक स्प्लिटिंग हो सकती है ऐसे कि T2G की एनर्जी इंक्रीज हो जाए और EG की एनर्जी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। या फिर दूसरी स्प्लिटिंग हो सकती है आपके पास इसकी अपोजिट, यानी आपके जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे वो इस तरह से चेंज हो, EG चला जाए ऊपर और T2G कहां पे आ जाए। तो इस तरह से यहां पर क्या होती है, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे, जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, उनकी डीजेनरेसी क्या हो गई है, अब लूज हो गई है और वो 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। ये जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, that the splitting of d orbitals, the splitting of d orbitals into 2 different set of orbitals, the splitting of d orbitals into 2 different set of orbitals in presence of the repulsive field, in presence of the repulsive field created by the approaching ligands is called crystal field splitting. So crystal field splitting क्या होती है पास, ये जो आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स थे इनको आपने ये 5 ऑर्बिटल्स क्या हो गए, 2 सेट्स के अंदर स्प्लिट हो गए इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। तो इसे हमने क्या कह दिया आपके पास, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम देखते हैं कि कब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा और कब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी किस केस में T2G की एनर्जी बढ़ेगी और किस केस में EG की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखो हमने जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिफाइन किया है तो हमने बात की है द रिपल्सिव फील्ड क्रिएटेड बाय द अप्रोचिंग लिगेंड्स। तो हमारे पास यहां पर हम बात करेंगे 2 केसेस में। पहली दैट स्प्लिटिंग इन, हम कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज CFS इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो देखो हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली। जब भी आपके पास कोई सेंट्रल मेटल एटम आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा तो 2 टाइप के बनाता है, या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या फिर जनरल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम इन दोनों ही केस में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो देखो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, आपके पास एक स्क्वायर प्लेन होता है, अगर ये मेटल है तो लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड आपके पास ऊपर कनेक्टेड होगा और एक। तो जब भी आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है तो लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम को किधर से अप्रोच करेंगे, फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन होगा। यहां पर हर एक डायगोनल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहां पर भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री।
यानी अगर मैं इस डायरेक्शन को ले लूं एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी मेरी वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी जेड एक्सिस। तो बेसिकली जब भी आपका लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो वो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम को हमेशा कैसे अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस। तो जब भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है तो आपके लिगेंड मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम को अलोंग द एक्सिस क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ an octahedral complex, the ligand molecules approach the central atom, the central metal atom along the एक्सिस। ठीक है, अगर आपका लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर